अफगानिस्तान का जादू पूरी दुनिया को कबूल है भाई। पहली बार किसी वर्ल्ड इवेंट के सेमीफाइनल में राशिद खान की ये टीम। ऑस्ट्रेलिया का दिल टूटा, बांग्लादेश करीब आए लेकिन फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए। मुकाबला जीत सकते थे, क्वालिफाई कर सकते थे, सारी पॉसिबिलिटीज थी, मगर अंत में अफगानिस्तान ने बाजी मारी। गुलबदीन नईब के लिए खास एक्टिंग की ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन आज ये सुबह 4.5 घंटे लंबा चला ये T20 मैच अफगानिस्तान के नाम बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सर। जी बिल्कुल बधाई हो। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो हम मैच स्टार्ट होने से पहले कह रहे थे कि अगर सेमीफाइनल में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए, और वो आज उन्होंने वो करके दिखाया। हालांकि जिस तरह से खेल रहे थे वो आपको नज़र आ रहा था, वो पैनिक आपको नज़र आ रहा था, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट मैटर कर रहा था, जो रिज़ल्ट की उनको ज़रूरत थी, वो उनको रिज़ल्ट मिल गया। अब ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पर ना 2 टी-शर्ट लेके बैठी हुई थी, एक ट्रैवलिंग टी शर्ट और एक मैच टी शर्ट लेके, वो ट्रैवलिंग टी शर्ट पहन के निकलेंगे। भाई तीनों टीमें इस रेस में अंत तक ज्यादातर बराबर बराबर बनी हुई थी। वो 12.1 वाले इक्वेशन जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा कि चलो भाई तुम तो गए, हमारा काम तो करके जाओ, मगर अफगानिस्तान ने होने नहीं दिया। नहीं, वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की थी बांग्लादेश ने, ऐसे लगा था कि अच्छा एक मौका लग रहा है। लिटन दास की तारीफ़ करनी होगी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, लेकिन उसके अलावा आपको कहीं पर भी वहाँ पर सपोर्ट जिस तरीके का मिलना चाहिए था लिटन दास को, उस तरीके का मिलता नज़र नहीं आया। अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा टेंटेटिव नज़र आ रहे थे, लेकिन वो जीतने की चाह भी उतनी ज़्यादा थी, और ऐसे नहीं था कि एफ़र्ट नहीं लगा रहे। लेकिन एक होता है ना कि अपने आप को जकड़ के कि हर चीज़ बिल्कुल सही करनी है, कुछ गलत ना हो जाए, उस तरीके का अप्रोच इनका पूरे मैच में ही नज़र आया। अब यहाँ से अगले पड़ाव पे गए तो फिर बस सलाह यही होगी इनके लिए कि देखिए आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, आपके लिए क्रिकेट को गेम के हिसाब से देखिए, ये लम्हे तो आते रहेंगे इस तरीके से। उसके लिए ज़्यादा आप अलग करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है, जितना जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसके साथ चलिए, खुल के खेलेंगे तो और मज़ा आएगा इस टीम को देखते हुए। तो यहाँ से अभी सेमीफाइनल में आपको हो सकता है, उम्मीद यही है कि खुल के खेले, लेकिन आज जीते ना, ये सबसे बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि इस चक्कर में जिस तरीके से वो खेल रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि हो सकता है वो इतना ज़्यादा दबाव लेके अपने आप के ऊपर खेल रहे हैं, और इतना अपने आप को रोक रखा है उन्होंने कि अगर मैच हारते ना तो जहनी तौर पे बहुत पीछे चले जाते। अब वो उत्साह नज़र आ रहा है, वो इमोशंस नज़र आ रहे हैं, वो सब हर चीज़ अब यहाँ से बेहतरी होती नज़र आएगी। पहला सेमीफाइनल कंफर्म दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान जो खेला जाएगा, जहाँ पर भी खेला जाएगा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि इस समय वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। आज तो भाई बादल जो है लुका छुपी खेल रहा था तीनों टीमों के साथ, लेकिन अंत में किस्मत का सूरज मुस्कुराया, और यहाँ से अब मोमेंटम टूटना बड़ा मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका थोड़ी चिंतित होगी अफगानिस्तान के बारे में। जब सेमीफाइनल मुकाबला होता है, कोई भी नॉकआउट मुकाबला होता है, तो कोई कभी भी किसी भी टीम को वैसे नहीं आंकते कि हम रन थ्रू कर जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप अफगानिस्तान को देखेंगे सेमीफाइनल में खेलते हुए, तो फिर वो बहुत ही अलग अप्रोच देखने को मिलेगा। आज जो दिख रहा था उससे वो बहुत फ्रीली खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था उनके लिए। वो पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है। अब सेमीफाइनल में जाके वो वही सोचेंगे कि अब इस सिचुएशन से हमें सब कुछ गेन करने को ही है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग टू लूज है, दे हैव एवरीथिंग टू गेन फ्रॉम हियर। और वो चीज़ वहाँ पर नज़र आएंगी उनके अप्रोच में। थोड़ा सा जो टेंटेटिवनेस था, वो सारी चीज़ें वो एड्रेस होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो जिस तरह से खेल रहे थे वो भी लाजमी है, क्योंकि आप पहली बार इस वैसे मुकाम पे पहुंच रहे थे, तो आप अंडर प्रेशर वो सारी चीज़ें आप करते हैं, जो थोड़ा सा और टाइट खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो मुट्ठी खुल जाएगी उनकी, क्योंकि जहां पहुंचना था, जो गोल था, वो गोल उन्होंने अचीव कर लिया है। तो देखते हैं फिर आज सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मज़ा आएगा, क्योंकि इनके पास जिस तरह का स्पिन के गेंदबाज है बीच में, वहाँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो जो बल्लेबाज भी उस तरह के है कि जो उनको दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दिलचस्प भाई, आज मुट्ठी खुली, लेकिन मुकाबला मुट्ठी से रेत की तरह निकल रहा था, लेकिन आखिरकार नॉकआउट पंच लगा दिया अफगानिस्तान ने। इस चेस को करने में क्या गलतियां हुई, या फिर अफगानिस्तान ने क्या सही किया? पहले बैटिंग देख लेते हैं। लिटन दास तन्हा अकेले नॉट आउट रहे, बहुत कोशिश की, अंत में थोड़ा सा भरोसा उन्होंने जो दिखाया लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों पर। जैक, वो सही फैसला था कि एंड में उन्होंने स्ट्राइक मैनेजमेंट क्या थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, या फिर वाज ओके?
देखिए अकेले ही वो वहाँ पर प्लेयर है जिन्होंने नाबाद 54 रन की पारी खेली है, वो भी 114 रन के 115 रन के गेम में। तो फिर अभी वो भी स्ट्राइक भी रखे, आक्रामक शॉट भी लगाने देखे, क्या क्या करे, वो तो सब कुछ नहीं कर सकते ना। तो दूसरे बल्लेबाजों को जिस तरीके से साथ देना चाहिए था, आज बांग्लादेश के खिलाड़ी उस तरीके से उनका साथ दे नहीं पाए। थोड़ा भी साथ मिलता उन्हें तो जो दबाव, जो इंटेंट उन्होंने शुरुआती समय में दिखाया और जो दबाव अफगानिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर नज़र आ रहा था, वो सारी चीज़ें अगर वो 1-2 विकेट अगर ना गिरते तो वो शुरुआती समय में और ज़्यादा चीज़ें बांग्लादेश की तरफ जाते और हो सकता है बांग्लादेश क्वालिफाई भी कर जाते। तो चीज़ें तो ऐसी ही चलती है। तो एक अकेले प्लेयर के दम के ऊपर आप 12 ओवर में इस तरीके का टोटल एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। तो ज़रूर दूसरे बल्लेबाजों की जो वहाँ पर विकेटें गिरती गई या जो जिस तरीके से उन्होंने खेलना चाहिए था उस तरीके से नहीं खेला, यही कारण है कि यहाँ पर आपको बांग्लादेश इस स्थिति में नज़र आ रही है। इस मैदान पर लगातार दूसरी जीत, 2 टेस्ट नेशंस को हराया, पहले ऑस्ट्रेलिया और आज बांग्लादेश को हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था अफगानिस्तान ने, तब शायद थोड़ा सा आश्चर्य कुछ लोगों को हुआ होगा, लेकिन एक सोच ये भी हो सकती है कि उनकी गेंदबाजी पर उनको भरोसा था कि छोटे से छोटा टोटल इतनी वैरायटी वाली बॉलिंग लाइनअप जो है वो डिफेंड कर पाएगी। और नवीन उल हक और राशिद खान दोनों ने 4-4 विकेट ली। गुलबदीन नईब 1 विकेट तो ली, लेकिन 4-5 मिनट भी उन्होंने बचाए, जो ओवरऑल इक्वेशन में वो 4-5 मिनट शायद बहुत क्रूशल साबित हुए। ये मैच कहाँ पलटा? मैच बेसिकली जिस तरह से आप बात करें कि अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, वो इसलिए भी लिया था क्योंकि उनको अंडर प्रेशर बल्लेबाजी नहीं करनी थी। जब वो चेस कर रहे थे तो वहाँ पे वो टाइम नहीं कर पा रहे थे अपना चेस, तो उसमें वहाँ पे उन्हें दिक्कत हो रही थी। और गेंदबाजी का उनको आइडिया था कि कहाँ कौन गेंदबाजी कर सकता है, और उसी तरह से उन्होंने गेंदबाजी कराई। जैसे गुलबदीन ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आखिरी में गेंदबाजी करने आए, वहाँ पर उन्होंने विकेटें चटकाई, यहाँ पर भी उन्होंने उस तरीके का काम किया। बेसिकली मेन चीज़ वही हुई कि शुरुआत में जो विकेटें गई है उसका कारण वो था कि बांग्लादेश ये टारगेट चेस कर रहा था कि 12.1 में उनको जीतने की कोशिश थी, तभी वो सेमीफाइनल में जा सकते थे। उसके चलते उन्होंने और ज़्यादा बड़े शॉट्स खेले। लेकिन अगर नॉर्मल चेस करना होता तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश ये मैच जीत जाता, लेकिन वो विकेटें चली गई वहाँ पर, और उसमें कोई ख़राब भी नहीं है कि वो आपका अप्रोच भी वही है कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुँचे, तो उस तरीके का आपको अप्रोच बनाना था। तो अफगानिस्तान के पास वो प्लस था कि अगर ये बांग्लादेश मारते रहेंगे या जो शॉट्स मारते रहेंगे तो वहां पे उनको विकेटें मिलेगी, और वो विकेटें मिलती चली गई बिल्कुल इंटरवल पे। पापले में 3 विकेटें गिरी, और हर फेज में पापले हो 7 से 10 हो, 11 से 15, 16 से 20, कम से कम 2 विकेटें गिरी। लेकिन 46 का स्कोर कॉन्फिडेंस देना चाहिए था बांग्लादेश को कि भाई जीत तो सकते, क्वालिफाई करे ना करे अलग बात है, लेकिन जीतना चाहिए था इसके बाद। देखिए, अगर बांग्लादेश को अगर कहीं आपको क्रिटिसाइज ही करना है उनके रन चेस को लेके, तो वो एक फेज़ जब आया था 8 या 9 ओवर हुए थे मेरे ख्याल से, थोड़ी विकेटें गिरी थी और वहाँ पर वो दुविधा नज़र आ रही थी उनमें। वो डाउट नज़र आ रहा था कि मतलब हमने सिर्फ अभी मैच जीतने के लिए खेलना है कि हमने अभी भी वो 12 ओवर में या 13 ओवर में ख़त्म करने को देखना है। वो जो वहाँ पर जो दुविधा थी ना, वो फेज़ मुझे लगता है कि उनके लिए सही फेज़ नहीं था जी। कि अगर देखिए मैच तो आपने अभी भी हारा ही है ना, तो अगर आप 12 ओवर में भी हार जाते तो उससे क्या फ़र्क गिरता, लेकिन आप क्या पाने के चक्कर में आप मैच हार रहे थे, वो भी सोचना ज़रूरी था जी। मतलब वो ज़्यादा सकारात्मक सोच होती कि आप जो भी हो, भले ही आप 13 ओवर में मैच हार जाओ, लेकिन हम इस टारगेट को अचीव करने को देखेंगे, हम इस टारगेट का पीछा करने देखेंगे। अगर उस तरीके से आपको पूरा अप्रोच नज़र आता तो फिर आप कहते चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अगर सेमीफाइनल का स्पॉट मिल रहा है या तो अंक तालिका में भी आप जहाँ पे फिनिश कर रहे हैं वहीं पे फिनिश कर रहे हैं, अब तो खैर मैच भी हार गए, तो कुछ तो वैसे फ़र्क गिरा नहीं है टूर्नामेंट में आपके, लेकिन अगर वो आपका जो अप्रोच था वो अगर आपको सक्सेस दिलाता, सफलता दिलाता, तो फिर क्या होता। तो वो एक चीज़ बस वहाँ पर हल्की सी मिस हो गई। उसके अलावा देखिए जो ऊपर से जो हुआ ना कि विकेटें गिरी है, आप ज़्यादा बड़े शॉट लगाने देख रहे थे, वो तो अच्छी सोच है ना, क्योंकि आप मैच जीतने का सोच रहे हैं, आप आगे जाने का देख रहे हैं। 12.1 में 116 इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, सिर्फ ज़रूरत थी एक प्लान की और फिर एग्जीक्यूशन की। नहीं, वो तो
इम्पॉसिबल ज़रूर नहीं था, उसमें कोई डाउट नहीं। वो गेम में भी थे काफ़ी, जिस तरह का अप्रोच उनको रखना चाहिए था उस तरह के अप्रोच से भी खेल रहे थे। लेकिन से कई बार हमें वो भी पता है कि ये पिच उतनी आसान नहीं है। ये आई थिंक 8-9 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि ये इक्वेशन वैसी है कि बांग्लादेश यहाँ से गेम जीत सकता है, वो अपने वो टारगेट पे जो सेमीफाइनल में जाना था उस टारगेट पे। लेकिन फिर वो विकेट चली जाती है, एक विकेट जैसे ही गई उसमें फिर वो 4-5 वो जो डॉट बॉल आए, मोहम्मदुल्लाह ने आके 4 डॉट बॉल खेल लिए, उसमें एक ओवर में चौका मारा, फिर 5-4 डॉट बॉल आपको नजर आए उसी ओवर में। तो वहाँ से सारा मोमेंटम जो था वो चला गया, क्योंकि आपको गेम बिल्ड करने का तो टाइम ही नहीं है। आप शायद होता 12वें ओवर में ऑल आउट हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता, उससे अच्छा मारते ही रहते तो ही फ़र्क रहता। लेकिन वो जो सोच की जैक ने बात करी कि वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि अब सिचुएशन शायद हमारे हाथ में नहीं है, वो उन्होंने 10वें ओवर में सोचा। फिर कहते अब गेम लेके जाते उसका, अब ये 2 अंक अगर मिल भी जाते तो क्या हो जाता, उनकी टीम में को तो कुछ फायदा होना ही नहीं था। तो वो सारी जब आपकी थिंकिंग ऐसे हो जाती है ना कि चलो हम तो नहीं जाते, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ में लेके डूबते हैं सनम, वैसी सोच में जाते तो पहले तो आप तो डूब ही रहे हो तो पहले तो बेसिकली वो तो डूब ही गए ना। पर उसमें अफगानिस्तान की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वो नर्व्स को कंट्रोल करके रखा, सही जगह पे गेंदबाजी करी, ज़्यादा एक्स्ट्रास देखने को नहीं मिले, इधर उधर ओवर थ्रोज नहीं गए, और फील्डिंग बढ़िया करी, क्योंकि गीले ग्राउंड पे फील्डिंग करना भी उतना आसान नहीं होता। वो सारी चीज़ें उनको वो कंट्रोल में तभी आ गई जब उनको पता लगा कि अब बांग्लादेश ना ऐसा सोच रहा है कि यहाँ से तो हम धीरे धीरे करके मैच जीत जाएंगे। मैवरिक इस लफ्ज़ का अक्सर इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, कि एक मैडनेस है, एक जुनून है, पैशन है। लेकिन बाहर से देखकर ऐसा लग रहा है कि जोनाथन ट्रॉट के आने से इस मैडनेस में एक मेथड सा आ गया, एक सोचा समझा अप्रोच लगा आपको देखते हुए। जो फील्ड में अप्रोच है, सिर्फ 3 वाइड्स, सिर्फ 3 एक्स्ट्राज, बाकी 7 लेग बाय से, लेकिन सिर्फ 3 वाइड्स, एक डिसिप्लिन प्रोफेशनल अप्रोच लगा आपको अफगानिस्तान? वो कहते हैं ना, फूक फूक के पैर रखना है, मतलब उस तरीके से अफगानिस्तान टीम इस मैच को खेली है। देखिए, सफलता हासिल की है, आगे जा रहे, सेमीफाइनल एक बड़ा ओकेजन है, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनके लिए ये मैच था। उस हिसाब से आपको इनको पूरे नंबर देने होंगे, क्योंकि वो पैनिक भी नज़र आ रहा था, लेकिन साथ में वो सूझबूझ भी नज़र आ रही थी, और वो चाह भी नज़र आ रही थी। जैसे मैंने कहा कि वो चाह, देखिए आप जितना भी मजाक उड़ा लीजिए, गुलबदीन नईम ने जो किया है ना फर्स्ट स्लिप में, वो भी वही दर्शाता है ना कि आपने, मतलब जो भी आप कैसे दिखोगे उससे आपको लेना देना नहीं है, अभी यहाँ पर क्या चाहिए उस तरीके से आपने आगे जाने की वहाँ पर कोशिश की। हालांकि गलत है वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था कि बारिश आ रही है, कोच बाहर से कह रहे हैं, और फिर आप उस तरीके से, वो भी स्लिप में खड़े, उसके बाद आके उन्होंने 2 ओवर भी कर लिया है तो वो सारी विकेट भी ले लिया आके। चलिए देखिए, वो डेस्परेशन है, एक चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि राशिद भी उधर ना कह रहे थे कि नहीं एक गेंद कीजिए, क्योंकि राशिद विकेट का सोच रहे थे वहाँ पर। तंजीम सामने थे, 4 बॉल ऑलरेडी बीट कर चुके थे नूर उनको, तो फिर वो सोच रहे थे कि अरे एक और अगर विकेट मिल जाएगा तो डकवर्थ लुईस में आप और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे। तो वो देख के भी अच्छा लगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही थी ना, मतलब आज के मैच में, क्योंकि इतना कुछ दाव पे था तीनों टीमों के लिए। मतलब 2 टीमें यहाँ पर खेल रही थी, तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया देख रही थी, उनके लिए भी बहुत कुछ दाव पे था। और दक्षिण अफ्रीका भी टेंशन में होगी सर कि क्या होने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन में नहीं होगी, क्योंकि देखिए वो तो ऑलरेडी जाके वहाँ पर पहुँच गए ना, तो आप इंतजार कर रहे हो कि कौन सी टीम आएगी। लेकिन उसके लिए बेसब्री आपके लिए कुछ ज़्यादा ना तो नफ़ा ना तो नुकसान वैसे वाला है। लेकिन इन तीनों टीमों के लिए तो सारा नफ़ा नुकसान सब कुछ था उधर। करेक्ट। तो इसीलिए वो सारे इमोशंस भी आपको नज़र आ रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि, और बहुत बड़ा दिन होगा जब ये सेमीफाइनल खेलेंगे साउथ अफ्रीका के। एक बात तो पक्की है, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स में हवा इतनी तेज चलती है कि हवा के लगने से भी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है सर। हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है, और हैमस्ट्रिंग की इंजरी होने के बाद रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। दोनों चीज़ें देखिए, वो कह रहे थे ना पार्थिव के नर्व्स इन्होंने संभाल के रखी थी, वो कब तक संभाले, कहीं तो जाना था, तो वो नर्व का प्रकोप आपको देखने मिला गुलबदीन नईम के वहां पर हैमस्ट्रिंग पे। आपने ऐसा डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा कुछ होते हुए देखा है? मतलब इतनी चालाकी? नहीं, चालाकी करते हैं, सारे लोग करते हैं, उसमें कोई ऐसा बहुत बार देखा है, शू लेस बांधते हुए लोग रुक जाते हैं कि अगर गेंदबाज आ रहा है तो फिर साइड में हट जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखी हुई, खास करके जब वो बैड लाइट होता है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग करते हैं। लेकिन अब कैमरे इतने सारे हैं तो इसमें तो दिख ही जाएगा कि आप देख रहे हो कि उन्होंने वो काम किया है, अब उसमें वो मना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे मेरे लिए फ़नी चीज़ वो थी कि सबको पता है कि ये गलत काम किया हुआ है, तो नवीन उल हक जब साथ में लेके जा
जा रहे थे, वो अपनी हंसी कैसे रोक पा रहे थे, वो सबसे फनी चीज। एक बात साबित हो गई, कानून और इंसाफ दो अलग चीजें हैं। कानून चाहे जो कहे, इंसाफ अपने हिसाब से होता है। लेकिन जोनाथन ट्रॉट ने कहा स्लो डाउन, लेकिन ये आइडिया तो उनका खुद के मन की उपज थी। वो तो खुद, अब वहाँ पे आप रिएक्शन उस टाइम पे क्या होता है नहीं पता ना, क्योंकि बेसिकली चीज़ क्या थी कि वो सोच रहे थे अगर ऐसा हो जाएगा, मैं 5 मिनट या 3 मिनट निकल जाएंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। हाँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके दिमाग में थी। तो फिर वो कहता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इनके लिए तो फिर वैसा ही था अफगानिस्तान के लिए कि यहाँ पे जीते तो बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता था, और वो मोमेंट उन्होंने बना लिया अपने लिए। भाई वर्ल्ड कप मिले ना मिले, ऑस्कर जरूर मिल सकता है, लेकिन वो अगर एक और रखे तो असली हीरोज जो रहे बॉल के साथ, कप्तान राशिद खान, वो 19 रन जो उन्होंने बनाए 10 गेंदों में और फिर 4 विकेटें, सेव्ड हिज बेस्ट फॉर द लास्ट सर। बिल्कुल कमाल का मैच रहा है। और देखिए बतौर कप्तान अगर आप इस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो जीत के लिए, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। वैसे ही ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, इन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, मैच विनर है, और आज के मैच में मतलब बल्ले के साथ भी इनको एक्चुअली जिस तरीके का सिचुएशन था ना, ये सोच सकते हैं थोड़ा ऊपर आ सकते हैं और बल्लेबाजी के लिए जिस तरीके से अब तक चीज़ें भी गई है, सेमीफाइनल में हो सकता है अगर आप कर सके तो कर लीजिए, क्योंकि ये जैसे इनका टेम्परामेंट है, जितने दिलेर है ये कि ओकेजन से ये ज़्यादा ओवरवेल्म होने वाले हैं नहीं। तो ऐसे बड़े मैच में आपको उस तरीके के दिलेर खिलाड़ियों की भी ज़रूरत होती है, उस तरीके की मानसिकता की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है राशिद को ज़रूर उस दिशा में सोचना चाहिए, लेकिन कमाल का मैच रहा आज उनके लिए। ये पंप अप कर दिया पूरे मैच में टीम को, और मिडिल ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ा दी। हृदय, महमूदुल्लाह, सौम्य सरकार और एक और विकेट उन्होंने लिए। 4 विकेटें बिल्कुल सही समय पर, लगातार सवाल पूछते रहे वो। क्यों, वो तो सवाल तो हर बार वो जब गेंदबाजी करते हैं वो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। वो उनके पास वो क्वालिटी भी है गेंदबाजी उस तरह की। लेकिन जो आज सबसे अच्छी चीज़ वही लगी कि उनको पता है कि बांग्लादेश ये टारगेट 12 ओवर में चेस करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा सबसे बेस्ट बॉलर कौन है वो यहाँ पे गेंदबाजी कर सकता है, तो वो खुद वो थे। और उन्होंने एक साथ 4 ओवर डाल दिए। जनरली हम देखते नहीं है उनको कि एक साथ 4 ओवर डाल देते हैं, बट यहाँ गेम की सिचुएशन वो डिमांड कर रही थी कि वो डालेंगे तो ही गेम को वो बचा सकते थे और विकेट चटका के फिर बांग्लादेश के ऊपर वो प्रेशर लाते। तो और वही काम उन्होंने किया। गेम अवेयरनेस है, बहुत बड़े बड़े मैचेस उन्होंने खेले हैं, आईपीएल के फाइनल 2 बार 3 बार खेल चुके हैं, तो उनको वो आइडिया है कि किस तरह से गेम्स चलते हैं, किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है, खास करके जब ऐसी सिचुएशन हो। तो इसलिए आपको वो कामनेस भी वहाँ पे नज़र आती है उनकी कप्तानी में। उनके ग्राउंड पे जब भी देखेंगे तो वो एकदम एक काम रहता है, उनको पता है कि ऐसा चीज़ हो जाएगा। अगर किसी गेंदबाज को चौका या छक्का पड़ जाता है तो फिर भी वो आके वो हौसला अफजाई ही करते हैं, वो आपको वो ऐसा बड़ा रिएक्शन जैसा नहीं दिख जाता। तो वो सारी चीज़ें काम आती है, वो एक्सपीरियंस से ही काम आती है। और खुद के ऊपर उनको इतना विश्वास है अपनी गेंदबाजी पे कि अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर देंगे 4 ओवर तो फिर बांग्लादेश को हरा सकते थे, और अफगानिस्तान को जिताया उन्होंने। अकेले नहीं थे इस पिक्चर में, 2 बॉलिंग हीरो थे। राशिद खान के अलावा नवीन उल हक, ऊपर 2 और नीचे फिनिश करने वाले 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थे। शांतो कप्तान, शाकिब जो डेंजरस है 0 पर कॉटन बोल्ड, और फिर टुवर्ड्स दी 9th और 10th विकेट जो उन्होंने लिया तस्कीन और मुस्तफिजुर का, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों अंडर प्रेशर। नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, वहाँ से अभी चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं। फजल हक फारूकी तो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर है ही, लेकिन जब उनका फॉर्म थोड़ा नीचे जा रहा था तब नवीन उल हक का वो कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रहा है। तो हम अक्सर किस तरीके से टीमों को आंकते हैं कि जो एक खिलाड़ी पे आप निर्भर नहीं हो। तो गेंदबाजी को लेके इनके पास इतने विकल्प है। आप राशिद है, फारूकी है, आपके पास नूर अहमद है, तो ये सारे विकेट्स के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुलबदीन नईम ने भी बहुत अच्छी तरीके से वो पार्ट टाइम गेंदबाजी का रोल अदा किया है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी तरीके से विकेटें ली है। तो जब आप इस तरीके से कंट्रीब्यूशन देख रहे हो पूरे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो वो आपको आत्मविश्वास ज़रूर देगा। नवीन उल हक की तारीफ बिल्कुल यहाँ पर करनी बनती है। और एक और उदाहरण है, मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो एक्सपोजर है, आप जितना अच्छी टीमों में खेलते हो, जितना आप दिग्गज गेंदबाजों के साथ समय भी बिताते हो, अलग अलग बॉलिंग कोचेस के साथ डिस्कशन करते हो गेंदबाजी का, तो फिर आपका जो देखने का नज़रिया है गेम को और जो एक्सपीरियंस जितना जल्दी बढ़ा सकते हो आप, वो प्रोसेस एक अच्छी पेस पे चलती है।
तो नवीन उल हक के साथ वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये अच्छे एक सिर्फ लड़ाकू किस्म के इंसान नहीं है, लेकिन ये जीत के लिए वो जुनून भी नज़र आता है, जीत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। बड़े सिचुएशन में ये कंट्रीब्यूट करने से पीछे नहीं हटते, या इन्हें वो एक्साइट करती है चीज़ें। तो वो सारी एक मैं समझता हूँ गेंदबाज के लिए अच्छी खूबी है। पिछले एक आध साल इनके लिए एवोल्यूशन का साल रहा है, झगड़ा किया फिर दोस्ती की और अब फोकस्ड लग रहा है ऑन द स्पॉट। नहीं, फोकस तो तभी भी था जब तभी जिस तरह से वो गेंदबाजी करते आए। एक तो सबसे पहले तो आईपीएल में अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह बनानी है एज एन ओवरसीज प्लेयर, सो दैट मीन्स आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि 4 ही प्लेयर खेलते हैं। सो वो क्वालिटी थी उनमें, वो पहले से दिख रही थी। और वो क्वालिटी को, जैसे जैक ने कहा, वो साथ साथ जब नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं तो फिर आपको वो आप उस चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो ट्राई करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में या जो भी मैचेस खेलते हैं, फिर उस पर सक्सेस मिलता जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आई थिंक वो नवीन उल हक का वही चीज़ आपको नज़र आती है कि अंडर प्रेशर आप देखेंगे तो वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पे गेंदबाजी करनी है, और वो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको हर बार नज़र आती है कि पावर प्ले में जब गेंदबाजी करने आए थे तभी भी वैसा था कि अंडर प्रेशर मुझे गेंदबाजी दो, मैं 2 विकेट छटका के दूंगा। उन्होंने आउट किया, शाकिब को पहले बॉल पर आउट किया। उसके बाद जब आखिरी में आए तो आखिरी में भी ऐसा गेम दोनों साइड जा सकता था, वहाँ पे भी आके काम रहे और अपना जो काम करना था स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करी। वो सारी चीज़ें तभी आती है जब आप अपना समय बिताते हैं लोगों के साथ, दूसरी टीमों में खेलते हैं। नहीं तो फिर वो जब आप अपनी टीम में रहते हैं, या तो फिर कई बार ऐसा होता है ना, वो कुएं वाला मेंढक होता है ना, वो क्योंकि उतने में ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब आपको समुंदर दिख जाता है तो फिर आपको पता चलता है कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो नवीन उल हक की गेंदबाजी में आपको नज़र आता है। अक्सर बॉलिंग कार्ड में हम विकेट कॉलम देखने की गलती करते हैं, लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। कुल मिलाकर 45 डॉट बॉल्स के अफगानिस्तान है आज, लेकिन एक नाम जो शायद नज़रअंदाज हो, जो नहीं होना चाहिए, नूर अहमद। विकेटें नहीं ली, लेकिन टीम के 40% डॉट बॉल उन्होंने डाले, ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट। अगेन इंटेलिजेंट बॉलिंग। देखिए गेंदबाज तो ये अच्छे है ही, आज तो अच्छा इन्हें बाइट भी मिल रहा था वहाँ पे पिच से। मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ा अराउंड द विकेट गेंदबाजी और करते ना तो हो सकता है उन्हें विकेट मिलने का मौका और बन सकता था, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने गेंदबाजी की है वो विकेट का खाना वहाँ पर खाली नज़र नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उतनी अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने। अगर थोड़ी बहुत और करते, थोड़ी चालाकी, थोड़ा एंगल का बदलाव करते तो हो सकता है 1-2 विकेट वहाँ पर ज़रूर इनके नाम दिखते। लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से विकेट नहीं लिए तो क्या है, सिर्फ 13 रन दिए 4 ओवर में, क्योंकि 115 रन का ही ये चीज़ था। और उसके लिए डिफ़िकल्ट करने के लिए आपको वो दबाव बनाना भी उतना ज़रूरी था, क्योंकि पहले 7-8 ओवर में माहौल वैसे बन गया था बांग्लादेश के लिए। तो वहाँ से भी चीज़ें पीछे खींची है, क्योंकि नूर अहमद ने इस तरीके का स्पेल डाला है। वही मज़ा आया इनको देखते हुए, क्योंकि ये इन्होंने मुश्किल ओवर्स किए। जब चेस बन रहा था, जब लगा कि बांग्लादेश ले जाएगा, तो हिम्मत जिगरा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और जिस तरह से एक तो जो बड़ी फैक्टर की चीज़ थी वो बारिश। जब बारिश हुई तो वहाँ पे गेंद गीली हो रही होती है, और वहाँ पे जब आप रिस्ट स्पिनर है तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है वो ग्रिप करना। और जैसे जैसे बारिश होती रहती है वैसे से पिच भी थोड़ी थोड़ी आसान होती जाती है। वहाँ पे आपको जो बाइट और स्पिन जो पहले इनिंग में दिख रहा था वो नहीं मिलता उतना, लेकिन जो नूर अहमद ने किया वो एक्यूरेटली गेंदबाजी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वही है कि उनके पास वो वेरिएशन है, और वो वेरिएशन का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। पर जैसे वो एंगल अगर यूज़ करते ज़्यादा तो शायद वो जो बल्ले से बीट हो रहे थे वो एज लगता और स्लिप में आउट होने के चांसेस भी बनते। लेकिन उन्होंने गेंदबाजी टाइट रखी तो सामने से विकेट गई। तो वो कई बार वैसा होता है, वो पार्टनरशिप में गेंदबाजी की जो हम बात करते हैं वो उसका एग्जांपल था कि भले ही उनको विकेट नहीं मिल रही थी फिर भी वो पैनिक नहीं हो रहे थे। नहीं तो कई बार होता है ना कि अगर विकेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन विकेट नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर देते, वो उन्होंने नहीं किया। राशिद खान द कैप्टन, उनके पास आज जिन्होंने 6 बॉलिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, वैसे उनके पास 2 और थे, लेकिन ओवर यूज़ ना करना, ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करना, अटैकिंग फील्ड लगातार वो उन्होंने बनाए रखी। 10 on 10 ऑन कैप्टनसी आज। हाँ देखिए, आप कह सकते हो, क्योंकि ये उस तरीके से मैच भी गया है। शुरुआती समय में जब सामने वाली टीम आपकी तरफ बिल्कुल आक्रामक रूप से आ रही है, बड़े बड़े शॉट्स खेल रही है, रन्स भी बने, ऐसे नहीं कि नहीं बने, तो वहाँ पर फ़ारूकी और नवीन उल हक का इस्तेमाल करके उन्होंने विकेटें चटकाना, कि दोनों के बीच में 3 विकेट तो चटका ही दिए थे, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद फजल हक फ़ारूकी के 2 ओवर को आपने होल्ड किया है कि ऑप्शन के मुताबिक बाद में डालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 4 ओवर आप खुद करने वाले हो,
गुलबदीन को भी बीच में लेके आया है, वो भी वहाँ पर उस स्टेज पे मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्यों लेके आया, क्योंकि एक और विकेट लेने के बाद हो सकता है आप उन्हें रोक भी सकते थे, क्योंकि फजल हक फरूकी के भी ओवर्स थे और नवीन का भी ओवर था, तो आप उस तरीके से भी देख सकते थे। उस तरीके से राशिद ने नहीं सोचा, तो गेम के साथ चल रहे थे, इंस्टिंक्ट को बैक करके अपने डिसीजंस ले रहे थे। और एक कप्तान को वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्योर थॉट से वहाँ पर गेम के साथ, आपके रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो आपके गेंदबाजों के कि कौन सा गेंदबाज मुझे जो मैं सोच रहा हूँ वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। हाँ, तो उसके पूरे नंबर है राशिद को। इंस्टिंक्ट्स एक बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया। कई बार ऐसे पास से गलत भी पड़ जाते हैं, लेकिन जो दिल में आवाज़ है उसको कप्तान सुने तो कई बार बेहतर होता है। नहीं, वो वैसे ही होता है, डिसीजन होता है, आपके पास डिसीजन के पीछे सोच होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो सोच, कई बार सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसमें तो वो सारी चीज़ें तो होंगी। और वो पिछले मैच में शायद गुलबदीन का इसलिए भी इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस तरीके की गेंदबाजी करी थी। लेकिन फिर आप वहाँ पे ग्राउंड पे एज ए कैप्टन आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा गेंदबाज वहाँ पे उस समय पे मुझे सही लगता है। ऐसा हो सकता है जो मुझे सही लग रहा होगा जैक को सही ना लगे, आपको सही लगे, वो सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग होता है गेम देखने का। तो फिर और इसीलिए तो वो कैप्टन के इंस्टिंक्ट को वो लोग कहते हैं कि उसे बैक करना चाहिए। अगर वहाँ पे गलत गिर जाए तो गिर जाए, वो वैसा होगा ही होगा। वैसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो सब हर बार सही होगा। लेकिन अफगानिस्तान के नज़रिए से यहाँ पे वो तो वही सोचेंगे कि आज मेरा जो इंस्टिंक्ट था उसको मैंने बैक किया और वो सबसे बड़े दिन में मेरे लिए हमारे फेवर में गया। बांग्लादेश क्या करे, क्योंकि बड़ा ही अजीब और गरीब कैंपेन उनके लिए रहा। सुपर एट्स के लिए क्वालिफाई ज़रूर किया, लेकिन 4 मुकाबले हारे टोटल इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। सिर्फ 3 जीते, उसमें से श्रीलंका के खिलाफ जीत, नेदरलैंड्स के खिलाफ जीत और नेपाल के खिलाफ जीत। क्लियरली बहुत बड़ी ज़रूरत है एक रीसेट बटन दबाने की ओवरऑल, ना सिर्फ T20 क्रिकेट में बल्कि अक्रॉस फॉर्मेट्स। देखिए, क्योंकि अगर आप आज ही का अगर मुकाबला देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान के साथ खेल रहे थे आप, अफ़गानिस्तान के पास भी मौका था सेमीफाइनल में जाने का, आपके पास भी मौका था सेमीफाइनल में जाने का, और आप अफ़गानिस्तान का जो सफ़र शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके मुकाबले काफ़ी पहले से आप यहाँ पर इस स्तर पर खेल रहे हो। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो कितने 20 साल पहला टेस्ट मैच जब खेले थे 2000 में खेले, मेरे ख्याल से 4 या 5 2000 में खेले होंगे पहले, और वहाँ से अभी 25 साल हो गए, समझ लीजिए 24 साल। तो 24 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आपके पास एक ऐसी कंट्री है जो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, क्रिकेट को लेके जितना सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए, आप कहाँ पे भी खेलते हैं, ये जीत हार जो भी हो, इनका सपोर्ट आपको वहाँ पर हमेशा दिखेगा ग्राउंड पे, और कंट्री में भी उस तरीके से वो पैशन नज़र आता है। तो उस तरीके से ही आपको वो जिम्मेदारी लेकर चीज़ें करनी होगी। जितना भी मतलब हमने देखा है अब तक क्रिकेट को लेके या प्लेयर्स को लेके, बोर्ड भी इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मतलब कहीं भी हिचकिचाहट आपको नज़र नहीं आती, उस तरीके की आप स्टोरी सुनते रहते हो। फिर भी अगर आप इतना पीछे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चूक हो ही रही है आपसे। तो वो जल्द से जल्द आपको अगर नए डायरेक्शन में जाना है, या जिस तरीके से अंडर 19 से उस दिन हम काफ़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर, और वही कह रहे थे कि अंडर 19 से जब खिलाड़ी आते हैं तो लगभग 40% से ऊपर सीधा आपको बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका मिलता है। लेकिन फिर आपकी जगह वहाँ पर बना नहीं पाते लंबे समय तक के लिए। तो वो उसका क्या कारण है, तो वो भी सारी चीज़ें इनको यहाँ पर समझनी होगी, सोचनी होगी, और उस तरीके से प्लेयर्स आइडेंटिफाई करके थोड़ा लंबा रन ज़रूर देना पड़ेगा ताकि वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नज़र आए। तो लगातार निराशाजनक वर्ल्ड कप कैंपेन्स, ओडीआई वर्ल्ड कप और ये वाला, हालांकि सुपर एट्स में आए लेकिन शायद इतने मायने नहीं इस सुपर एट्स क्वालिफिकेशन के। रीसेट बटन कैसे दबाए, क्या सर्जरी की ज़रूरत है? शांतो एज कैप्टन, शाकिब अल हसन, बड़ा मसला लग रहा है, बड़ा एक खिचड़ी लग रही है इनकी। जी, वो खिचड़ी तो लग रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी बांग्लादेश क्रिकेट भी उसी तरह से है ना, वो हमने बहुत बार देखा है। पहले कभी मोहम्मदुल्लाह कैप्टन होते थे, कभी शाकिब अल हसन कैप्टन होते थे। लेकिन एक चीज़ की वहाँ पे जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन।
कि अगर वो होगा तो फिर आपके पास ना फिर प्लेयर्स को थोड़ा बैकिंग मिल जाता है। जो बात करें कि अंडर 19 के प्लेयर्स आते हैं तो आप पहले अगर प्लेयर को सिलेक्ट करते हो, दैट मीन्स आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करेंगे, फिर आपको बहुत जल्दी उनको छोड़ देते हैं उनका साथ। तो मेरे ख्याल से वो एक ज़रूरी है कि अगर आप किसी प्लेयर को लाते हो तो उसको अच्छा मौका दीजिए कि जहाँ से वो अच्छी तरीके से खेल सके। शांतो की कप्तानी की आपने बात करी, यंग है, 25 साल के, तो फिर अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक कैंपेन एक वर्ल्ड कप आपने उन्होंने कैप्टन बनाया और आप बोलेंगे हम नहीं दूसरे और किसी को बनाएंगे, तो वैसे आपकी टीम नहीं बन सकती। तो वो टीम बनाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो पेशेंस होगा तो फिर वो प्लेयर्स में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, प्लेयर्स में थोड़ी क्लैरिटी भी आती है। तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और जैसे शाकिब है, मोहम्मदुल्लाह है, क्या वो उन प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन इतना इनफ है जितना कि वो आप एज अ प्लेयर कर रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस प्लेयर और कोई यंग प्लेयर्स के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे किसी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर सोचनी होगी। और आखिरी में फ़ैन्स के लिए बांग्लादेश के, क्योंकि जब भी हम गए बांग्लादेश में खेलने के लिए तो आपको वो पैशनेट फैंस तो ज़रूर नज़र आते हैं। थोड़े से बांग्लादेश के फैंस ना जैसे आरसीबी के फैंस जैसे भी है, वो पैशनेट फैंस आपको हमेशा वो नज़र आते हैं। बांग्लादेश के फैंस भी है वैसे, तो थोड़ा वो भी लिहाज से सोचे कि हम फैंस के लिए कुछ करें, उस तरीके का एटीट्यूड दिखाएं। 4 टीमों के फैंस अगले कुछ दिनों तक बहुत बिजी होने वाले हैं। थी इस रेस में 24 टीमें, अब बची 4, 2 सेमीफाइनल्स। हमारे पास वो लाइनअप रेडी है। पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान जो खेला जाएगा ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडाद में, और फिर भारत का सामना इंग्लैंड से द लगान डार्बी खेला जाएगा गयाना में, और वहां पर कह रहे कि शायद बारिश के चांसेस हैं। और फिर फिनाले होगा बार्बाडोस में इस महीने के 29 तारीख को। पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान सुबह 6 बजे शुरू होगा, यानी कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे सुबह 4:30 बजे रेडी होकर चाय वाय पीकर 5:30 बजे क्रिक बज़ लाइव हिंदी। लेकिन अफगानिस्तान की गेंदबाजी की वजह से आत्मविश्वास मिलना चाहिए उनको। कितनी चिंता होगी दक्षिण अफ्रीका को इस बॉलिंग लाइनअप से जिसमें इतनी सारी वैरायटी है? नहीं, देखिए, अगर साउथ अफ्रीका की अगर आप पूरी कैंपेन देखोगे तो उनका समस्या क्या रही है या चिंता का विषय क्या है, बल्लेबाजी लगा है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से ऑन पेपर जो बल्लेबाजी नज़र आ रही है उस तरीके से कंसिस्टेंटली वो बल्लेबाजी हुई नहीं है। क्विंटन डिकॉक पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे, और बीच में क्लासन और मिलर का फॉर्म भी उतने ही ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि उस टीम में जब आप बैटिंग देख रहे हो तो बैलेंस भी नज़र आता है। मतलब जब ऑन पेपर आप देख रहे हो मार्करम है, एंकर का अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, रीज़ा हेंड्रिक्स और ऊपर से क्विंटन डिकॉक थोड़े आक्रामक रूप में आपको नज़र आएंगे। स्टब्स, मिलर और क्लासन, वो पावर आपको नज़र आता है। मार्को यानसन बल्ले के साथ भी अपना कमाल दिखा चुके हैं पिछले मैच में। और जो चीज़ अच्छी तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए इस वर्ल्ड कप में गई है कि उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है, और दूसरा सारे टफ मैच खेले। मतलब कहीं पे भी ऐसे था नहीं कि चलिए ये तो मतलब वन साइडेड कन्विंसिंगली मैच जीत चुके हैं साउथ अफ्रीका, ऐसे हुआ ही नहीं है। तो वो चीज़ ऐसे टूर्नामेंट में आपके लिए अच्छी तरीके से काम कर जाती है कि जब आप वो टफ सिचुएशन में पहुंचोगे ना, आपको यही लगेगा कि नहीं, हमारे लिए तो इस वर्ल्ड कप में हर चीज़ गई है, तो कोई ना कोई चीज़ आपके पक्ष में जाएगी और फिर आप मैच जीत जाओगे। तो वो सोच यहाँ पर उस खेमे में नज़र आ रही है। हालांकि हिस्ट्री की तरफ आप देखते हो तो वो चीज़ उसके विपरीत नज़र आती है जब साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं। तो क्या सेमीफाइनल में वो पुराने डीमंस वापस आएंगे साउथ अफ्रीका के साथ? अगर वैसे होता है तो फिर अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है। लेकिन गेंदबाजी अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, और अगर उस तरीके की परिस्थितियाँ रही और ये खुल के खेल रहे बल्ले के साथ और गेंद के साथ भी, तो फिर आपको ज़रूर साउथ अफ्रीका पर ये टीम दबाव डालती नज़र आएगी। अनबीटन साउथ अफ्रीका 10 साल बाद सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान के पास मोमेंटम है, ब्रायन लारा स्टेडियम लो स्कोरिंग वेन्यू है। फेवरेट कौन? फेवरेट ऑन पेपर तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर बात करेंगे तो अगर पहले उनको बैटिंग करने का मौका मिलता है और 140-150 रन अगर वो स्कोरबोर्ड पे जड़ देते हैं तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। क्योंकि विकेट तो ये ले लेंगे, आउट करने में की क्षमता है, लेकिन बड़ा सवाल वही होगा कि क्या वो रन्स बना पाएंगे कि नहीं। और वो अगर उन रन्स बना पाते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान आपको वो प्रेशर डालता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन ऑन पेपर प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करें तो वो जो
पहले दिन से इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रही है, आपके पास सारे ऑप्शंस है, अटैकिंग प्लेयर्स भी है, सब कुछ है, बट जो सेमीफाइनल का दिन है अफगानिस्तान वो अच्छा, साउथ अफ्रीका भी कभी फाइनल में तो पहुंची नहीं है वैसे तो। नहीं जी नहीं, तो साउथ अफ्रीका के पास तो एक टीम तो ऐसी होगी जो पहली बार फाइनल में पहुंचेगी। तो साउथ अफ्रीका के पास अभी वही मौका है, या तो हिस्ट्री बनाने का या हिस्ट्री रिपीट करने का, दोनों में से एक चीज़ की पहली बार फाइनल में जाएंगे। तो मतलब लाइन पे लाइन छोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, उस मैच से तो हिस्ट्री तो बनने ही वाली है। नया फ्लेवर देखने को मिलेगा आईसीसी के एक फाइनल में। लेकिन चेंजेस महाराज का केस बनता है ट्रिनिडाद पर? से बन सकता है वो, क्योंकि अगर जैसे स्पिन है जहाँ पे, और जिस तरह से अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी है, कोई लेफ्टी है नहीं वहाँ पर, तो फिर आपके पास वो ऑप्शन है कि आप शायद वो बैट्समैन की जगह पे आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए, वो ऑप्शन शायद आपके लिए बन सकता है, लेकिन वो विल ऑल डिपेंड ऑन कंडीशंस, क्योंकि सारी टीमें उसी तरह से वो डिसीजंस ले रही है। अभी तक ऐसा नहीं लगा कोई टीम कि जहाँ पे स्पिन को खिलाना चाहिए वहाँ फास्ट बॉलर को खिला दिया, जहाँ फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए वहाँ स्पिन को खिला दिया, तो वो कंडीशन बेस्ड है, लेकिन केशव महाराज का केस ज़रूर बनता है इसमें। अफगानिस्तान के फैंस के मन में खुशी तो होगी, लेकिन चिंता ये भी होगी कि गुरबाज चोटिल होकर ऑफ द फील्ड गए थे और उनके बदले मोहम्मद इशाक ने कीपिंग की इस मैच के क्लाइमैक्स के दौरान। ये होप करेंगे कि गुरबाज अवेलेबल होंगे, हो या ना हो, क्या बैटिंग को थोड़ी सी मजबूती देने की ज़रूरत है। उनके पास बैटिंग में ऑप्शंस दो ही हैं, नजीबुल्लाह ज़ादरान और हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई, क्या करें? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव करने देखेंगे। हाँ, अगर गुरबाज फिट है ही नहीं तो फिर वो डिस्कशन अलग हो जाता है, वो फोर्स चेंज हो जाता है। फोर्स चेंज अगर है तो फिर आप यहाँ पर अभी बैठ के उसका डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सेम प्लेइंग 11 अफगानिस्तान खेलने देखेगी। हाँ, अप्रोच में आपको ज़रूर बदलाव नज़र आएगा, इसमें कोई शक नहीं। जी, आपके लिए चेंजेस? से चेंजेस तो ज़रूरत है नहीं, खाली एक ही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या बैटिंग में कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें जो आज देखेंगे कि खरोटी उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो खेलते हैं, वो उन्होंने आज एक भी ओवर डाला नहीं है, वो 11 में खेल रहे थे। तो अगर आपको बैटिंग स्ट्रेंथन करनी भी है तो शायद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की अगर वहाँ पे ज़रूरत ना हो, और अगर आपके बाकी के बॉलर्स आपका काम कर देते हैं तो फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान को आप ला सकते हैं बीच में बैटिंग करने के लिए, क्योंकि हज़रतुल्लाह को तो ज़ज़ाई को तो आपने शुरू में देख लिया, और आपका जो ओपनिंग पेयर है वो सबसे सेटल्ड पेयर सबसे वही है, अपने दोनों जो इब्राहिम ज़ादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज दोनों। तो मेरे ख्याल से वो एक ऑप्शन शायद, अगर उनको लगता है कि हमारे गेंदबाज इनफ है, तो बैटिंग थोड़ी बढ़ाने के लिए वो नजीबुल्लाह को ला सकते हैं शायद। बड़ा मैच, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? देखिए, आज ये आपने देख लिया है राशिद, जिस तरीके से जिस अंदाज में खेल रहे, तो उनका रोल तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साउथ अफ्रीका के लिए मैं समझता हूँ क्विंटन डिकॉक, क्योंकि उस बल्लेबाजी की जो कंसर्न की हम बात कर रहे थे, उसको अगर एड्रेस करना अच्छी तरीके से, तो वो एक खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक। अगर वो बल्लेबाजी करता है तो आपको पता है पावर प्ले में वो किस तरीके का रुख अपना सकते हैं। तो ज़रूर क्विंटन डिकॉक। मेरे लिए हेनरिक क्लासन साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बीच में जब बैटिंग करने आएंगे तो स्पिनर्स दोनों क्वालिटी डाल देंगे, वहाँ पे आपको वो कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा कि वो स्पिन भी अच्छा खेलता है। और अफ़गानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि जब जब वो रन्स करते हैं तभी अफ़गानिस्तान जीतती है। तो आज भी देखो, अगर भले उन्होंने स्लो पारी खेली है, लेकिन आज रन बने तभी जाके 115 रन भी बने, तो फिर रहमानुल्लाह गुरबाज मेरे लिए। पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रिपीट, लगान डर्बी, गयाना में इंडिया और इंग्लैंड की ये टक्कर। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तो इंग्लैंड के एलेक्स सेल्स और जॉस बटलर ने वो किया था जिसकी वजह से 10 विकेटों से इंग्लैंड जीतकर पहुंची थी फाइनल में। लेकिन ये ज़माना कुछ और है, ये दौर कुछ और है, ये इमोशंस कुछ और है। रोहित शर्मा का फॉर्म, कुलदीप की गेंदबाजी, बुमराह एज ऑलवेज 24 कैरेट खरा सोना। इंडिया स्टार्ट फेवरेट्स, अगर न्यूट्रल भी सोच रहा हो तो इंडिया फेवरेट्स? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, जब जो सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो सफ़र था ना, उसमें आपको बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने मिले, बहुत सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन भी देखने मिला है। तो फिर ज़रूर अभी इस वक्त जिस तरीके से आप इंग्लैंड की तरफ देख रहे हो और उनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किस तरीके से था, वो जो निरंतरता आपको नज़र आनी चाहिए। डिफेंडिंग चैम्पियन जिस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 साल में थोड़ा सा, या 1 साल में, 1.5 साल में जो भी है, थोड़ा पीछे जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा नज़र आ रहा है अप्रोच में भी। मतलब एक होता है ना कि आप सक्सेस नहीं देख रहे, लेकिन आपका जो तरीका है खेलने का वो वैसे ही रहा है।
तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही थी। तो ज़रूर आप न्यूट्रल भी होके सोचोगे कि इस मैच में क्या लगता है, तो फिर आपको इंडियन टीम थोड़ा सा आगे ही नज़र आ रही है। इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग मसले का हल ढूंढा क्योंकि हैरी ब्रुक ने रन बनाए, लिविंगस्टन ने रन बनाए, बटलर हमेशा एक थ्रेट होते हैं। क्या ये कहना सही कि इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग है ये? बिल्कुल वो कॉन्टेस्ट ज़रूर है। जिस तरह से इंग्लैंड के बैटर्स बैटिंग करते हैं, एक समस्या उनकी थी कि जॉस बटलर के उतने रन्स नहीं बन रहे थे, तो पिछले मैच में उन्होंने भी अपना फॉर्म हासिल कर दिया। फिल सॉल्ट एक अलग तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद अब जॉनी बेस्टो है जो भी फॉर्म में है, फिर लिविंगस्टन ने भी रन्स बनाए, हैरी ब्रुक ने रन्स बनाए। बीच में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मोइन अली आके भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो चीज़ इंग्लैंड की बैटिंग ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं। और उसके सामने भारतीय गेंदबाज उस तरह के हैं कि अगर वैरायटी की भी हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ ही है भारत के पास। बट वही चीज़ होती है कि उस दिन पे वो सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होने ज़रूरी है भारत के नज़रिए से अगर देखें तो। और वो कॉन्फिडेंट भी होंगे क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीते, ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच जीते। वो भारत को वो थोड़ा सा हल्का सा वो चैलेंज किया गया था, लेकिन उसमें बहुत अच्छे तरीके से भारत ने वो चैलेंज पे खरे उतरे। तो वो कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में ज़रूर जाएगा भारत। तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत का पलड़ा भारी होगा इसमें। एक बदलाव की शायद संभावना शायद नजर आ रही हो, आप बेहतर बता पाएंगे। मार्क वुड प्योर पेस एलिमेंट के तौर पर क्या अंदर लाए जा सकते हैं? अगर हाँ तो किसके बदले? क्योंकि क्रिस जॉर्डन ने विकेटें ली है, रीस टॉपली विकेटें ले रहे हैं, आर्चर को आप ड्रॉप करेंगे नहीं, आदिल रशीद एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इकलौता शायद ऑप्शन सैम करन इफ इट ऑल। जैक नहीं, देखिए सैम करन हो सकता है इस मैच में आपको फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल होते भी नज़र आएंगे, क्योंकि जब आप भारतीय टीम की तरफ देखोगे ये प्रिडोमिनेंटली थोड़ा राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का जी। और भारतीय टीम के जब गेंदबाज आप देखते हो तो अक्सर और रविंद्र जडेजा दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो उस हिसाब से आपको लेफ्टी विकल्प वहाँ पर बल्लेबाज के तौर पर आप इस्तेमाल करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और इंग्लैंड का हमने देखा है थोड़ा मैचअप की तरफ भी जाते हैं ना जी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सोचेंगे, इसलिए उस तरफ नहीं जाएंगे। क्रिस जॉर्डन ने अच्छा किया है तो हो सकता है उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तेज़ गेंदबाजी के लिए आपके पास जोफ्रा आर्चर वो विकल्प होंगे। रीस टॉपली की जगह अगर आप सोच रहे हो वुड को लाना, तो वो एक सोच वहाँ पर हो सकती है कि तेज़ रफ्तार के गेंदबाज अगर आपको चाहिए, क्योंकि रीस टॉपली का जो स्ट्रेंथ है वो उनके वेरिएशन है, नए बॉल के साथ जो करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो उस तरीके से सोच विचार ज़रूर होगा मुझे ऐसे लगता है। लेकिन सैम करन वो विकल्प मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे जो इंग्लैंड उनको चेंज करने का सोचेगा। बारिश के आसार हैं, क्या उसका कोई असर पड़ेगा सिलेक्शन पे? मार्क वुड का केस उस वजह से बन सकता है? नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा कि, क्योंकि वो आपका वो बैलेंस ना एकदम सही तरीके से बना हुआ है। सिर्फ एक ही जो समस्या जो नज़र आ रही थी इंग्लैंड की गेंदबाजी में वो थी डेथ ओवर्स, क्योंकि आपके पास खाली जोफ्रा आर्चर ही एक ऐसे बॉलर थे वो आपको नीचे गेंदबाजी करके दे रहे थे। तो उस सवाल का जवाब के ढूंढने चले थे इंग्लैंड और वहाँ पर उनको क्रिस जॉर्डन मिलते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को स्पेशलाइज्ड करते हैं, इसलिए पिछले मैच में उनको जगह दी गई थी। तो अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो मार्क वुड को खिलाएंगे या उसको खिलाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको हर तरह के वेरिएशंस भी चाहिए। और जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ आपको वो बैटिंग का डेप्थ भी चाहिए, वो आपको सैम करन आपको देते हैं। और फिर जिस तरह से विकेट है वहाँ पे, अगर गयाना की विकेट स्लो है तो वो कटर्स उसमें ज़्यादा काम आएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा अभी कोई भी टीम अपना जो प्लेइंग 11 है, जो सेटल्ड प्लेइंग 11 है, उसको चेंज करने की कोशिश करें। रोहित शर्मा के फॉर्म की वजह से पूरा भारत खुश है और लंबे समय से इंतजार था उनके फॉर्म का। दूसरी हाफ सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की उनकी ओर से। एक बॉक्स टिक्स होना बाकी है, बहुत बड़ा बॉक्स। हो जाएगा, हो जाएगा, सही फाइल में हो जाएगा। वो वही होता है जब बड़े मैच आते हैं तो बड़े प्लेयर आके लोग खड़े होते हैं। और हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जब जब बड़ा मैच आया है कोई T20 फॉर्मेट में, विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन हर बार होता ही होता है। तो शायद आज जिस पिछले मैच में रोहित शर्मा का दिन था, ये सेमीफाइनल आपको विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस देख सकता है। एक पूरा वर्ल्ड कप निकल जाए और कोहली की कंट्रीब्यूशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि बेस्ट बचा हुआ है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन रविंद्र जडेजा कंटिन्यूज आपके 11 में या फिर चेंजेस देखते हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ओके, हाँ, आप बाद में सवाल करने वाले थे, मैंने अभी उसका जवाब दे दिया है आपके लिए। क्योंकि देखिए, जब मैं जिक्र भी कर रहा था ना कि इंग्लैंड की टीम जब आप देख रहे हो तो फिर आपको वो प्रिडोमिनेंटली राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप नज़र आती है। तो यहाँ पर
मुझे नहीं लगता है कि भारतीय टीम कोई बदलाव करने देखेगी प्लेइंग 11 में, इसी अंदाज में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, बल्ले के साथ भी उनका कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आदिल रशीद जब बीच में गेंदबाजी कर रहे होगे तो आपको अक्सर वहाँ पर फ्लोटर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, वो एक पैसेज ऑफ प्ले में थोड़ा टैक्टिकल एडवांटेज लेने के लिए। तो वो सारी रणनीतियाँ देखिए, दोनों खेमों में अभी इस वक्त वो दिमाग ना चल रहे होंगे, डिस्कशन चल रहा होगा, पूरा जोर से ताव मार रहा होगा इस वक्त कि क्या कर सकते हैं कि आपको टैक्टिकल एडवांटेज मिले। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ जॉनी बेस्टो और रविंद्र जडेजा स्ट्रेट मैचअप है। उनके आंकड़े बिल्कुल मतलब मैंने एग्जैक्टली देखे नहीं है, लेकिन जितना मेरे को याददाश्त के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो वो चीज़ होने ही वाली है। आपको बस रविंद्र जडेजा को कहना है कि देखिए सेमीफाइनल और फाइनल, और सेमीफाइनल में पहले तो आपको यहाँ पर परफेक्ट मैचअप है, अक्सर का हो सकता है रोहित शर्मा इस्तेमाल करेंगे थोड़ा नए गेंद के साथ भी जो अब तक आपने देखा है, तो बीच के ओवर में भी जो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर लगेगा ना वो रविंद्र जडेजा ही होगे। तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए रविंद्र जडेजा है। दिलचस्प ग्रैंड मास्टर चहल चहल का मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी आपको वो चीज़ नज़र आएगी, लेकिन एक आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, कई बार वो छोटे क्लूज़ आपको बहुत दे जाते हैं। जिस तरह से एक्चुअली भारतीय टीम अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रही है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा अक्षर को बीच में भेज दिया, आपने पिछले मैच में जब अफगानिस्तान के खिलाफ जब खेल रहे थे तो रविंद्र जडेजा के ऊपर अक्षर पटेल आए थे तो उन्होंने वो महत्वपूर्ण 12 रन बनाए थे, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पिछले मैच में आप सोच रहे होंगे कि क्यों रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल के ऊपर आए, लेकिन वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने भी एक बड़ी हिट मारी और नॉट आउट गए, तो उसका भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके सारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंस के साथ बड़े मैच में जाए, तो आई थिंक वो एक तारीफ़ करनी होंगे जिस तरह से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इस टीम को चला रहे हैं, जिस तरह से टेक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं कि सबको उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रखने की कोशिश है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन उसमें रविंद्र जडेजा के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ सकते हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर विराट कोहली प्लस एंड इंग्लैंड विराट कोहली और जोफ्रा आर्चर बॉलर। इन्होंने तो बता दिया, आपने दोनों बता दिया आपने तो। डन 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 भाई, गुरुवार को डबल शिफ्ट क्रिकबज़ की पूरी टीम के लिए। हम आ जाएंगे सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के पहले सेमीफाइनल का प्री गेम शो, और फिर शाम को एक और बार जब इस कुर्सी में होंगे हम सबके फेवरेट गौरव कपूर, शाम 7:30 बजे विरूपा भी होंगे स्टूडियो में। लेकिन देखिए वो सेमीफाइनल्स आए उसके पहले जो सूरत हाल है हमारे गैजिंग गेम लीडर बोर्ड के, देख तो लेके पार्थिव पटेल साहब नंबर 1 पर फिनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो सर? आपके पास 6 इनिंग है अभी, देखते नहीं है अभी तो दिखा दिया जाए भाई क्या है हाल। बहुत नीचे। ठीक है, साइमन डूल तो अब खेलने वाला नहीं है, आप कर सकते हो सर? आज तो प्रेडिक्शन तो मेरी सही आई थी आज, फिर भी मेरे आंकड़े बदले नहीं है उधर। नहीं, मार्जिन कम हुआ आप में और माइकल वॉन में। कैसे बड़ा हुआ? एग्जैक्ट मैच तो नहीं पता, लेकिन 50-50 हुआ, पता नहीं क्या। सर ये ऑडिटेड रिपोर्ट है सर, सॉफ्टवेयर रखा है। द पॉइंट इज के सर आप यू हैव अ शॉट, यू आर पीकिंग स्लोली। अब तक 3 पे था और दूसरे पे है, तो स्लो पिक नहीं कर रहा, सीधा ही रॉकेट छूटा है मेरा चिल्ला। मतलब मुझे लगता है कि साइमन डूल शुड बी वरीड। वो तो खेल ही नहीं रहे। आई शुड बी वरीड ना, क्योंकि एक इंडियन आ रहा है जो क्रिकेट शो पे बड़ी पढ़ाई करके आते हैं और प्रेडिक्शन ज़्यादातर इनके अच्छे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार इस वर्ल्ड कप में भी एक गैजिंग गेम की ट्रॉफी पटेल साहब नजर मत लगाओ, नजर मत लगाओ। नहीं लगाओ, नहीं मिलेगी भाई, छोड़ दो, कोई चांस नहीं है। साइमन डूल जीत जाएंगे तो ट्रॉफी उनको भेज देंगे न्यूजीलैंड। हम जा रहे घर, 4.5 घंटे लंबा चला है ये मैच अफगानिस्तान वाला, सुबह 5:30 से लगे हुए हैं, पता नहीं कितने बजे अब। चलो अब घर जाके खाना खाएंगे, आप भी मज़े करो, और मिलते हैं आप सबको गुरुवार सुबह 5:30 बजे। अलार्म ज़रूर लगाना। गुड बाय।